वेलकम स्टूडेंट्स टू द रेडिक्स एजुकेशन। आज हम लोग सीयूटी की क्लास स्टार्ट करेंगे और सीयूटी की क्लास के अंदर हम लोग हिस्ट्री की थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पहले थ्योरी को कवर करेंगे। फिर उसके बाद जब हमारी थ्योरी कवर हो जाएगी हम उस पे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से। थ्योरी के अंदर भी मैं कुछ आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू टाइप के वो बताता चलूंगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। मेनली ये चैप्टर जो बताता है कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आकर अपना जो इम्पैक्ट है उसको जमाया, और कैसे उसने जो गांव है या कंट्री साइड्स हैं उसमें अपना जो रिवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम है उसको और ज्यादा बढ़ाया। ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे। आगे पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहला, इसके अंदर हम लोगों को देखना है मेनली जमींदार और बंगाल्स के बारे में। क्वेश्चन आता है कि हम लोग बंगाल के जमींदारों को ही क्यों देख रहे हैं, इंडिया के अंदर और भी स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उन स्टेट्स को क्यों नहीं देख रहे हम लोग। देखो, पहले तो हम लोगों को यहाँ पे बंगाल का जो रीजन है वो समझना पड़ेगा। जो मैं बात कर रहा हूँ बंगाल की, ये आज का जो मॉडर्न वेस्ट बंगाल है वो वाला नहीं है। इसके अंदर और भी रीजन आते हैं, जैसे आपका बांग्लादेश वाला रीजन हो गया वो, फिर उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ वाला रीजन, कुछ पार्ट्स वहां से आएगा। तो ये जो पूरा आसपास का एरिया है आजकल के जो वेस्ट बंगाल का, वो पूरा रीजन आता था बंगाल के अंदर। ठीक, फिर हम लोग राजमहल हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहाड़िया और संथाल जो कम्युनिटी है, जो एक आप जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है तो उसमें इन कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल्स होता है, क्योंकि ये फाइट करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और दक्कन वाला जो रीजन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, जो रिवेन्यू सिस्टम है, रिवेन्यू सिस्टम को पढ़ने में सबसे पहला जो आपका सिस्टम आएगा वो आएगा परमानेंट सिस्टम, ठीक है, या परमानेंट सेटलमेंट भी बोलेंगे इसको। ऐसे समझते हैं हम लोग कि लेट्स सपोज एक गांव के अंदर 10 खेत हैं, ठीक है। अब यहां पे एक जमींदार होगा, ठीक है, टोटल 10 खेत, एक जमींदार है। तो ये जमींदार क्या करेगा, यहां से टैक्स कलेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा, और फिर उस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद में ये किसको दे देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ये टैक्स चला जाएगा। देखो, दोबारा से समझते हैं। हमारे पास में टोटल लेट्स सपोज 10 खेत हैंगे या 10 आपके किसान हैं गांव के अंदर, उनसे टैक्स लेगा जमींदार, और वो जमींदार टैक्स दे देगा किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपके जो बनेंगे। पहला, परमानेंट सिस्टम कब लाया गया था, 1793 के अंदर। दूसरा कि जो आपका परमानेंट सिस्टम है जब वो आया उस टाइम पे यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दो क्वेश्चन आपके इस स्लाइड से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, आपका परमानेंट सिस्टम इंडिया में कब लागू किया गया, 1793 के अंदर। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका कि परमानेंट सिस्टम को किसने लागू किया, डेट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब देखो, इस सिस्टम के अंदर क्या था यहाँ पे, जो देखो, इस सिस्टम को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पे जो जमींदार है, जमींदार क्या करे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे रिवेन्यू को फिक्स कर देगी। क्या करेगी, रिवेन्यू को फिक्स्ड। ये जो टैक्स कलेक्शन है ये फिक्स्ड होगा। मतलब दो तरीके से हो सकता है टैक्स, या तो आपकी जो फसल है, ठीक है ना, आपका जो यील्ड, यील्ड को बोलते हैं हम लोग फसल, यील्ड पे अगर आपका जो यील्ड होगा या तो उस पर डिपेंड कर सकता है। मान लो आपकी जितनी फसल हुई हो उसके अकॉर्डिंग टैक्स दो आप, या फिर आपका एक परमानेंट परमानेंट होगा। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, टैक्स कलेक्शन जो होगा जमींदार से ये फिक्स कर दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक। दूसरा, अगर ये जो जमींदार है, देखो यहाँ पे समझना है डिफरेंस आपको। जो किसान है, किसान की प्रॉपर्टी यहाँ पे जब्त नहीं होगी, यहाँ पे डायरेक्टली किसकी होगी,
जमींदार की। अगर जमींदार ये 10 लोगों से टैक्स कलेक्ट करने में फेल हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स टाइम पे नहीं पहुंचा पाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केट कहते हैं जब्त कर लेने को, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी जमींदार की उसको पूरी को जब्त कर लिया जाएगा। और देखो अब अगली स्लाइड के अंदर हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ पे ये समझो कि जाहिर सी बात है जो जमींदार है उसके पास में ऑलरेडी बहुत पावर थी आजकल के रीजन के अंदर। तो ये जमींदार की जो पावर है सबसे पहले उसको ये खत्म इस तरीके से करेंगे कि वो कोई भी आपकी जो मिलिट्री होगी वो नहीं रख सकता था जब ये ब्रिटिशर्स के अंडर में आएगा। तो पहली चीज उसको खत्म किया। अब ये जो आपके जमींदार होते थे ये क्या करते थे, जब भी इनकी ऑक्शन होता था, ऑक्शन क्या होता था, एक हॉल्स के अंदर बहुत सारे लोग बैठते थे और उस प्रॉपर्टी का बोली लगाई जाती थी मेनली। अब उस बोली को जो मैक्सिमम प्राइस देगा, कोई भी दे सकता है, जैसे किसी ने लगाया 10 लाख, किसी ने 15 लाख, तो 15 लाख वाले को एक 15 लाख दो 15 लाख तीन बोल के जो मैक्सिमम बिडर होगा उसको प्रॉपर्टी दे दी जाती थी। अब यहाँ देखने में ये आया कि आसपास के जितने भी रीजन थे वहां पे लोग तो गरीब थे, तो जो जमींदार होता था वो अपने ही लोगों को, एजेंट्स को भेजता था और वही उस ऑक्शन के अंदर बैठते थे और उसको ट्रायंगुलेट करने की कोशिश करते थे मेनली। तो इससे क्या हुआ कि जितनी भी बोली लगी मैक्सिमम 95% के करीब में, वो सारी क्या हो गई, फ्रॉड के अंदर काउंट की गई, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम जो जितने भी राजा थे, उन्होंने जमींदार थे, उन्होंने अपने लोगों को भेजकर उनको ट्रायंगुलेट किया। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। देखो मेनली आपका जो रिवेन्यू था, ठीक है, अगर अनपेड रिवेन्यू है तो उसके साथ में प्रॉब्लम्स क्या है हम लोगों को वो देखना है। देखो पहला तो फेमाइंस या ड्रोट आ सकते थे उस एरिया के अंदर। ठीक है, मानने की बात, अगर कहीं पे सूखा पड़ गया या कहीं पे फेमाइन है तो उससे क्या होगा, आपकी फसल प्रभावित होगी। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसान को एक पर्टिकुलर अमाउंट देनी थी जमींदार को, तो वो जमींदार को पे नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, उन्होंने ये सोचा, जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, कि जो फिक्स रिवेन्यू आएगा उससे क्या होगा, उस रिवेन्यू से जमींदार सिक्योरिटी में आपका वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और इससे जो स्टेट है, जो वहाँ का आसपास का एरिया है, उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, जो कि नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जो परमानेंट सेटलमेंट होगा वो उनको एक फिक्स अमाउंट ला के देगा। जैसे मान लो कि आप फिक्स कर ले, एक आपके पास में रूम है, आप रूम का रेंट फिक्स कर ले कि आपका 1000, या आपके एक फ्लैट का रेंट आएगा 10,000 रुपीज। तो जो मालिक होगा ना उसको एक ध्यान में रहता है कि हर महीने मेरे पास 10,000 रुपए आने वाले हैं। दूसरा दूसरा ये हो सकता है कि मालिक बोल दे कि आप जितने दिन रहेंगे उतने दिन आप किराया देंगे, जैसे होटल्स के अंदर होता है। तो उसमें 3 दिन में अगर आदमी 500 रुपये एक दिन का दे रहा है तो वो 15 दिन रहा तो वो 15,000 ही दे पाएगा। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि इनिशियली के परमानेंट सेटलमेंट उनको एक इनकम, रेगुलर इनकम देगा, जो कि उनको नहीं मिल पाई। फिर उसके बाद में, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या थी, उसके साथ में जमींदार के साथ में क्या इशू थे इसको हाई डिमांड को पे करने में। देखो हाई डिमांड थी इसकी मेनली।
मेनली क्या था, इनकी डिमांड हाई थी। जब डिमांड हाई होगी, अब आप एक किसान से मैक्सिमम अमाउंट को वसूल कर रहे हो और वो उसको पे नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसका ऑक्शन तो होना ही होना है। देखो रेंट कलेक्शन में इशू आते थे, फार्मर्स के पास में मनी नहीं होगी, जब मनी नहीं होगी तो वो अब जो रिवेन्यू जो टैक्स है वो भी नहीं पे कर पाएगा। फिर उसके बाद में फिक्स पेमेंट थी। फिक्स पेमेंट होने की वजह से जो उन्होंने एक सनसेट लॉ लगाया गया था। अगर जमींदार मतलब एक पर्टिकुलर डेट को शाम तक पैसे नहीं दे पाया, तो अगले दिन उसकी प्रॉपर्टी का इश्तिहार निकल जाता है कॉन्फिस्केटेड होने का। तो ये सनसेट लॉ भी इनका एक बहुत खतरनाक था। फिर उसके बाद में लिमिटेड रोल था किसका, जमींदार का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या कर चुके थे, इनकी आर्मी और जो इनकी लोकल पुलिस होती थी उस पर कब्जा कर चुके थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था इस परमानेंट सिस्टम के फेल होने के अंदर। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा परमानेंट सिस्टम को समझा। आने वाले लेक्चर के अंदर हम जो दो और सेटलमेंट्स है, जो और सिस्टम है, उनको पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर के एमसीक्यू को करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर।